Hello, guys and girls. Welcome to Uplift Classes. This is Preeti Tiwari, and I will be, doing revision lecture for chapter number 7 FYJC, which जिसका नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट. ठीक है. तो अब तक हमने जो पढ़ा है इस सिलेबस में FYJC के was all about business. कि बिजनेस क्या होता है, कौन से टाइप के बिजनेसेस होते हैं, इंस्टीट्यूट्स कौन से टाइप के होते हैं जो बिजनेस को सपोर्ट करती है. फिर हमने पढ़ा था कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर क्या क्या होता है. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें तो हुई बिजनेस की बातें. पर बिजनेस जहाँ पे ऑपरेट होता है, ठीक है, जिस सर्कमस्टांसेस में ऑपरेट होता है उसके आसपास, जिसको हम बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट, उन चीज़ों के बारे में पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है. बिकॉज बिजनेस एनवायरनमेंट में जो चीज़ें होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो ऑब्स्टैकल्स आते हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होती है, वो सारी चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है बिजनेस के सर्वाइवल के लिए. कि बिजनेस के लिए कौन सी चीज़ें सही है, कौन सी चीज़ें गलत है. तो ये सारी चीज़ें अगर हमको नहीं पता होगी तो वी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, जहाँ पे इतनी सारी कंपटीशन है, जहाँ पे आपके जैसे 10 लोग खड़े हैं लाइन में, हैविंग देयर शॉप्स in this area or in the place where you're working, right? So it is very important to know about business environment, to see what factors affect your business. जो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं, राइट. तो इस चैप्टर में हम एक एक पॉइंट लेते जाएंगे जो इन्होंने दिया है. सबसे पहला है बिजनेस एनवायरनमेंट कॉनोट्स इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फोर्सेस, factors and the institutions. Some of them can be controlled and are beyond the control of the business, and they affect the functioning of business. तो इसका मतलब होता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट के दो पार्ट्स होते हैं. ठीक है. तो अगर सपोज मैं बोलूँ कि ये बिजनेस है, ठीक है, तो इनके दो पार्ट्स होंगे. एक होता है इंटरनल फैक्टर्स, जो कंपनी से डायरेक्टली रिलेटेड, जो आपके बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड होगा, जैसे कि आपके बिजनेस के या कंपनी के शेयर होल्डर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए, मैनेजर्स हो गए, एम्प्लॉयज हो गए, जो आपके बिजनेस से डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं, डायरेक्टली रिलेटेड हैं. दूसरे पार्ट होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो बाहर के फोर्सेस होते हैं बट आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं. उसमें अगर कोई चेंजेस आता है तो इट डज रियली अफेक्ट योर बिजनेस, राइट. ठीक है. तो इसमें जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, जो आपके बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, ये सारे फैक्टर्स कंट्रोलेबल होते हैं. दे कैन बी कंट्रोल्ड, आप उनके डिसीजंस को कंट्रोल कर सकते हो, राइट. और जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट हो गया या फिर नेचुरल कैलामिटीज आ गई, तो इन चीज़ें आपको आप कंट्रोल नहीं कर सकते. दे आर आउट ऑफ योर कंट्रोल, दे आर बियॉन्ड योर कंट्रोल, राइट. सो दोज आर नॉन कंट्रोलेबल थिंग्स दैट हैपन इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. तो एक बेयर्ड ओ विलर हैं जो जिन्होंने अपने हिसाब से बिजनेस एनवायरनमेंट का डेफिनेशन दिया है. A total of all the things external to the firm and the industries which affect their organization and operation is called business environment. तो लोगों के हिसाब से इंटरनल तो देखो कंट्रोलेबल है, उसे तो हम कंट्रोल कर लेंगे. पर एक्सटर्नल फोर्सेस जो अनकंट्रोलेबल है, जो हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जिसका जिसका लेना देना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने बिजनेस से होगा, उसके ऑपरेशंस, उसके प्रोडक्शन से होगा, उनको हम बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट, जो जनरली एक्सटर्नल फैक्टर्स ही होते हैं. इम्पोर्टेंस क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में जानना ज़रूरी क्यों है? सबसे पहला चीज़ उसमें लिखा हुआ है कि फॉर डिटरमाइनिंग द अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट. तो अगर सपोज आप जिस इलाके में काम कर रहे हो, जिस एरिया में आपका बिजनेस है, अगर आप वहाँ के फैक्टर्स को जान लेते हो कि वहाँ के लोग किस तरह के टेस्ट या किस तरह का फैशन सेंस चूज करते हैं, उनके वहाँ के लोगों की चॉइसेस क्या है, या फिर उस जगह पे वेदर कैसा रहता है, क्या वहाँ पे बारिश का मौसम होता है, क्या वहाँ पे ठंडी का मौसम होता है, वहाँ की गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, अगर आप ये सारी चीज़ें जान लेते हो इन एडवांस, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटीज कौन से और थ्रेट्स कौन से हैं. मतलब आपको कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपको ग्रैब करने जैसी लग रही है, या फिर ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनसे आपको बचना है, ऐसे कौन सी डिफिकल्टीज या ऑब्स्टैकल्स खड़े हो सकते हैं जिनसे आपको बचना है. सो दोज आर दो थ्रेड. तो अगर आपने बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से पढ़ा है तो यू विल बी एबल टू डिटरमाइन व्हाट इज गुड फॉर योर बिजनेस एंड व्हाट इज नॉट. सेकंड की बात करें तो गिविंग डायरेक्शन फॉर ग्रोथ. तो अगर आप सब कुछ जानते हो, आप जानते हो कि आपके लिए सही और गलत क्या है, तो ये आपके लिए एक रास्ता खोलता है ग्रोथ की तरफ. आप
के लिए जो रास्ता है वो लंबा हो जाता है। नाउ यू कैन एक्सप्लोर मैनी न्यू थिंग्स जो आपने नहीं देखा होगा, जहाँ पे आप अपना बिजनेस एक्सपांड कर सकते हो, सेल्स बढ़ा सकते हो, ब्रांचेस खुलवा सकते हो नए नए। सो इट गिव्स यू डायरेक्शन फॉर ग्रोथ अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी कर पाते हो। द थर्ड वन इज कंटिन्यूअस लर्निंग। तो बिजनेस एनवायरनमेंट तो ऐसा तो नहीं है कि आज हमने एक रिसर्च लिस्ट बनाई कि चलो आज लोगों का टेस्ट ऐसा है। जैसे कि जब बीइंग ह्यूमन का टी शर्ट आया था, तो लिटरली रास्ते पे हर इंसान ने वो बीइंग ह्यूमन का टी शर्ट पहना हुआ दिखाई देता था। तो वो उस वक्त का फैशन था, उस वक्त लोगों को पसंद आता था। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं देख लिया अरे सबको बीइंग ह्यूमन पसंद आ रहा है तो मैं लिख के रख लेती हूँ एंड देन वी विल प्रोड्यूस बीइंग ह्यूमन ओनली। कभी ना कभी तो कोई दूसरा फैशन आएगा, कोई दूसरा टेस्ट आएगा लोगों के बीच में, राइट? सो यू हैव टू बी अ कंटिन्यूअस इन दिस प्रोसेस, देयर इज अ कंटिन्यूअस लर्निंग। आपको रोज नई नई चीजें सीखनी पड़ेगी, नई नई चीजें समझनी पड़ेंगी जो लोग कर रहे हैं, जो एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहा है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स, राइट? फोर्थ वन इज इमेज बिल्डिंग। तो अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से जान लेते हो, आप लोगों की चॉइसेस को पहचानते हो कि लोगों को क्या चाहिए, उनका टेस्ट क्या है, तो ये कहीं ना कहीं आपका एक रेपुटेशन क्रिएट कर देता है मार्केट में, राइट? तो अगर सपोज कोई कस्टमर है, जैसे मेरा और आपका शॉप है, दोनों के पास स्टेशनरी शॉप है। तो अगर कोई कस्टमर है जिसको एक टिपिकल टाइप ऑफ पेन चाहिए, समझ लीजिए पार्कर पेन चाहिए जो कि काफ़ी महंगी पेन है, तो अगर वो पेन में हम दोनों के पास अवेलेबल नहीं है, राइट? पर मैंने वो बिजनेस एनवायरनमेंट स्टडी और एनालाइज किया है, और उसके हिसाब से मुझे पता चला है कि हाँ अब इस पेन का ट्रेंड यहाँ पे बढ़ने वाला है। ठीक है? तो मैंने क्या किया, मैंने एडवांस में वो सारे पेन एक स्टॉक मंगा के रख लिया 10-12 पेन के, कि अगर कोई मांगने आया तो मेरे दुकान से ना सुन के नहीं जाना चाहिए। तो मैंने वो 10-12 पेन मंगा लिए। अब वो कस्टमर आपके पास जाएगा तो आपने बोला कि नहीं नहीं हम नहीं रखते वो पेन। वो कस्टमर अगर मेरे पास आता है तो मैं उसको वो पेन दे दूंगी। इससे क्या होता है पता है? एक रेपुटेशन क्रिएट हो गई मार्केट में कि इस दुकान में सारी चीजें मिलेंगी। अगर नहीं भी मिलेगी तो एक लिमिटेड टाइम के बाद ये लोग ऑर्डर कर देंगे। यू यू हैव एन इमेज बिल्डिंग हियर। ठीक है? आपका एक इमेज बनता है लोगों के सामने कि हाँ ये दुकान ट्रस्टेबल है। ठीक है? सो स्टडिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स यू इन इमेज बिल्डिंग टू। फिफ्थ वन इज मीटिंग द कंपटीशन। तो अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ लेते हो अच्छी तरीके से, तो आप समझ पाओगे कि जो कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है, उनके साथ आपको किस तरह से लड़ना है, आपको इनके साथ किस तरह से आपकी स्ट्रैटेजीज प्लान करनी है। इफ योर कॉम्पिटिटर इज वर्किंग ऑन अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी, यू हैव टू स्टडी हिज स्ट्रैटेजी कि वो कौन सी स्ट्रैटेजीज काम कर रहे हैं या उनका कौन सा तरीका है अपना सेल्स बढ़ाने का। And then similarly you can plan your own strategy. Okay, so this is how the business environment will help you in meeting the competition. The sixth one is identifying the firm strength and weakness. तो जब आपको आसपास की चीज़ों की खबर होगी, आपको आसपास के लोगों का खबर होगा, आप समझ पाओगे कि आप कितने पानी में हो। यू विल कम टू नो योर स्ट्रेंथ एंड योर वीकनेसेस। आपकी खासियत क्या क्या है, आपकी कमजोरी क्या क्या है। तो सपोज आपकी खासियत ये है कि आपका शॉप लिटरली अच्छे नंबर ऑफ टाइम के लिए खुला होता है, तो फिर लोग अगर, जैसे कि अगर मेडिकल शॉप है, कोई कोई मेडिकल शॉप 24 आवर्स खुला रहता है, इन दैट केस वो उनका स्ट्रेंथ है कि उनका शॉप 24 आवर्स खुला होता है। तो कोई भी कस्टमर कभी भी आके दे वुड रिमेम्बर कि इस जगह पे 24/7 हमको सामान मिलता है। तो वो लोग कभी भी आके दे कैन अप्रोच यू फॉर द मेडिसिन और अर्जेंसी थिंग्स। ओके, बट ऑन दी अदर हैंड आपका वीकनेस ये है कि आपके एम्प्लॉयज लिटरली एकदम इनसिंसियर है। वो लोग काम को लेके वो लोग कभी भी दुकान पे चले जाते हैं, दुकान खाली छोड़ के चले जाते हैं। सो दिस इज योर वीकनेस। इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू इज, वीकनेस को एक्सेप्ट करके नहीं बैठना है, यू हैव टू कन्वर्ट योर वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ। आपको पता है आपके एम्प्लॉयज इनसिंसियर है, यू हैव टू चेंज योर एम्प्लॉयज। दैट्स द ओनली थिंग यू कैन डू। ठीक है? तो अगर आपको आसपास के लोगों की खबर है, लोग सिचुएशंस का पता है, देन यू कैन आइडेंटिफाई योर ओन स्ट्रेंथ्स, आपकी खासियत क्या क्या है, एंड देन यू आइडेंटिफाई योर वीकनेसेस जिसको आप लेटर ऑन स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। आफ्टर दैट देर इज अ डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट जिसमें आपको एक्सटर्नल जो फैक्टर्स जो अनकंट्रोलेबल होते हैं नेचर में, उसके फैक्टर्स, उसके टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा है उसमें। ये सारे टाइप्स है। सबसे पहला है नेचुरल एनवायरनमेंट, द सेकेंड इज सोशल एनवायरनमेंट, द थर्ड इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, फिर है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट,
and then we have technology and legal environment. Fine. तो एक एक करके पढ़ते हैं. नेचुरल एनवायरनमेंट की बात आती है तो नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस कंसिस्ट ऑफ फैक्टर्स. ऐसे फैक्टर्स होते हैं इसके अंदर जैसे कि क्लाइमेट. आप किसी देश में अपना बिजनेस चला रहे हो तो उस देश का क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है. क्या वहाँ पे 12 मंथ्स विंटर का सीजन होता है, क्या वहाँ पे गर्मी होती है, क्या वहाँ पे मिक्स सीजन होते हैं जैसे अपने इंडिया में होते हैं. और तो और मिनरल्स की बात आती है. देन वी हैव सॉइल्स. क्या वहाँ का सॉइल और लैंड फॉर्म है वो फर्टाइल है, इनफर्टाइल है, एग्रीकल्चर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं. वहाँ के रिवर्स और ओशंस कैसे हैं, क्या वहाँ पे फिशिंग पॉसिबल है, वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज किस तरह से हैं, एग्जॉस्टिबल है, नॉन एग्जॉस्टिबल है. ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को इन्फ्लुएंस करती है. आपका बिजनेस अगर पेरिशेबल आइटम का है, वहाँ पे उस कंट्री में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, वहाँ पे वेदर कंडीशन रियली हॉट है, तो आपकी जो पेरिशेबल आइटम्स है जो आप बेच रहे हो वो जल्दी ख़राब होने की प्रॉब्लम्स हो सकती है. सो दिस नेचुरल एनवायरनमेंट या दिस नेचुरल थिंग्स जो क्लाइमेट है, मिनरल्स है, सॉइल्स है, लैंड फॉर्म्स है, ये सारी चीज़ें आपके बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट कर सकती है. The next one is social environment. Social environment of the business consists class structure of the society. When the class structure of the society depends upon occupation, education, income level, social status, attitude towards living, their attitude towards business and social cultures. The culture includes aspect, customs, traditions, values, ethics, beliefs, social trends, poverty, literacy, life expectancy rate and other accepted behavior pattern. तो सोशल एनवायरनमेंट की बात करें तो सोशल का मतलब होता है सोसाइटी. जिस सोसाइटी में आप अपना बिजनेस चला रहे हो, क्या वहाँ के लोगों का जो थिंकिंग है वो नैरो माइंडेड है या ब्रॉड माइंडेड है, राइट. उनके टेस्ट और चॉइसेस क्या क्या है, ठीक है. उनके खुद के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ उसूल हैं, कुछ ऐसे पॉलिसीज हैं जो वो करेंगे नहीं करेंगे. कुछ ऐसी वहाँ पे गरीबी कितनी है, ठीक है, वहाँ पे लोग पढ़े लिखने कितने हैं, लोगों का इनकम कितना है उस जगह पे, या फिर उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, ठीक है. तो अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको एक ब्रांडेड शॉप खोलना है, राइट, यू हैव टू ओपन अ ब्रांडेड क्लोथिंग शॉप, ठीक है. सपोज ज़ारा का शोरूम है, तो क्या आप ज़ारा का शोरूम रूरल एरिया में खोलना पसंद करोगे या अर्बन एरिया में. ऑब्वियसली ये डिसीजन लेने के लिए यू हैव टू बी वेल वर्स्ड विद द बिजनेस एनवायरनमेंट, और उसमें सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट आता है. जहाँ पे आपको देखना है कि अगर आप रूरल एरिया में जाते हो तो सबसे पहले तो वहाँ के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते. सेकेंडली उनका इनकम लेवल लिटरली बहुत कम होता है. ज़ारा का एक ड्रेस मतलब उनके पूरे महीने का इनकम, ठीक है. तो सेकेंड इज उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना हाई नहीं होता है जितना अर्बन एरियाज में लोगों का होता है, ठीक है. वहाँ के लोगों का जो सोच है वो थोड़ा नैरो माइंडेड है. वो कभी भी वन पीस या फिर टू पीस चीज़ों के ऊपर बिलीव नहीं करेंगे. दे बिलीव इन कवरिंग देयर बॉडी हेड टू टो, राइट. तो आप कभी भी अब इस ब्रांडेड चीज़ की जो शोरूम है कभी भी रूरल एरिया में नहीं खोलोगे. एंड फॉर गेटिंग दिस डिसीजन, फॉर कमिंग अप टू दिस डिसीजन, यू नीड टू नो एंड स्टडी द सोशल एनवायरनमेंट दैट यू आर वर्किंग इन, राइट. तो दैट डिपेंड्स. अगर आपको एक साड़ी की शॉप खोलनी है तो आप कभी भी वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं खोलोगे, क्योंकि वहाँ के लोगों का थिंकिंग ब्रॉड माइंडेड है. वहाँ के लोग कभी 24 आवर साड़ी, जी वो लोग पहन सकते हैं, येस दे वेयर साड़ीज, बट उतना फ्रीक्वेंट नहीं जितना इंडिया में होता है, ठीक है. बिकॉज वहाँ के लोगों की थिंकिंग ब्रॉड माइंडेड है, वहाँ का इनकम लेवल ज़्यादा अच्छा है. दे प्रिफर वेयरिंग वेस्टर्न क्लोथ्स एंड नॉट इंडियन क्लोथ्स, राइट. So that depends on the social environment. The next one is political environment. Political environment includes stability and the peace in country. Specific attitudes of the elected government, ideology of the political party. Indian political system comprises three vital institutions like legislature, government and judiciary. ठीक है. तो लेजिस्लेचर को मैं बता दूं, लेजिस्लेचर का मतलब होता है लोकल गवर्नमेंट, जैसे कि बीएमसी है, वो सारे गवर्नमेंट्स होते हैं, ठीक है. गवर्नमेंट का मतलब होता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट. फाइन. जुडिशरी का मतलब होता है कोर्ट, जो जजेस से रिलेटेड होते हैं, ठीक है. तो तीन मेन टाइप के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होते हैं. इन तीनों के डिसीजंस आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं. तो इनका काम क्या होता है, कंट्री में, देश में स्टेबिलिटी लाना, एक ठहराव लाना,
पीस लाना लोगों के बीच में, जो झगड़ा हो रहा है उसे खत्म करने का चीज होता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, काम करते हैं। ठीक है। तो जो लेजिस्लेचर है, जो कि लोकल गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट है, या फिर जो कोर्ट के हियरिंग्स के जो रिजल्ट्स आते हैं, ये सारे लोगों के जो बोली हुई चीजें हैं, ये सारी चीजों, लोगों की जो बोली हुई चीजें हैं, ये आपके बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट कर सकते हैं। बात आती है जब, जैसे कि अगर सपोज गवर्नमेंट ने जो प्लास्टिक बैन किया, ठीक है, और आपका बिजनेस था प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग का, जब प्लास्टिक बैन हो गया तो आपका बिजनेस तो समझ लो खत्म ही हो गया, राइट? क्योंकि उनका डिसीजन इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इन द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक का मतलब होता है पैसे से रिलेटेड जो भी है। द मेन अफेक्टिंग फैक्टर्स आर इकोनॉमिक कंडीशन, economic policies, and economic system. With this planning, basic economic philosophy, infrastructure, national income, money supply, saving stages in the economic development, and trade cycles are also the major factor which make up the total economic environment. तो आपके कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन मतलब फाइनेंशियली आपका कंट्री कितना स्टेबल है, उनकी पॉलिसीज क्या क्या है इकोनॉमी को लेके, व्हाट इज देयर इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है, उन वो कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का है, उस कंट्री का नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मनी का सप्लाई कैसा चल रहा है, या फिर सेविंग्स कितनी हो रही है कंट्री में, ये सारी चीज़ें बनाती है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। और ये सारी चीज़ों का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लेना देना होता है आपके बिजनेस से। इफ द country is well doing with the economic policies, well doing with the economic system and the economic status of the country, then you will be able to flourish your business and expand it and make it grow in that country. Otherwise उसमें कोई स्कोप नहीं होता है ग्रोथ का। ठीक है। The next point is technological environment. Technological environment consists the method and the techniques adopted for production। ठीक है। नाम से पता चलता है जब टेक्नोलॉजीज अपडेट होती है, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अपडेट योर सेल्फ एंड योर बिजनेस विद द अपडेशन इन टेक्नोलॉजी। क्योंकि अगर आप आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो तो कहीं ना कहीं वो आपके प्रोडक्शन को हैम्पर करेगी। You will not be able to produce the quality goods, or you will take more time if you are using the outdated technology, right? The varying technological environment affects the designing of product. It may be noted that scientific research for innovation in product and service is a regular activity in business firm. So कुछ नई चीज़ें बनाना, कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाना, कुछ नए तरीके से सर्विस देना इज व्हाट is important. It have to be continuous in nature. You have to be updated every time because लोग outdated चीज़ें पसंद नहीं करते हैं। ठीक है। The last one is legal environment. A business can be started, nurtured to grow into big business only with the legal framework of laws, rules, regulation and the court decision of the country. तो हर कंट्री का एक लॉ होता है, हर कंट्री के कुछ रूल्स, कायदे और कानून होते हैं, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपका बिजनेस उस रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से चले, उनके कायदे या कानून को अपनाएं। अगर आप किसी कंट्री में बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो और आप उस कंट्री के लॉ से या फिर कानून से लिटरली यू आर बिहेविंग लिटरली ऑपोजिट ऑफ व्हाट देयर रूल्स एंड रेगुलेशन स्टेट्स, देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट दैट यू विल सर्वाइव इन दैट कंट्री। क्योंकि किसी भी कंट्री के लोग अपना लॉ, रूल्स और रेगुलेशन तोड़ने नहीं देंगे आपको। So this is where the legal environment comes into picture, where you have to behave as per the laws and the rules and regulation and the court decisions of the country in which the business you are operating, right? फिर हमने पढ़ा था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में। सो 1991 में तीन ऐसी चीज़ें, खास चीज़ें आई थी जो लिटरली उन्होंने पिक्चर ही बदल दिया बिजनेस का। उसमें उसे हम शॉर्ट में बोलते हैं LPG, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। तो एक एक चीज समझते हैं। लिबरलाइजेशन का मतलब नाम से पता चलता है। अगर मैं आपको बोलूं कि ये बड़ा लिबरल पेपर चेक करता है, लिबरल का मतलब होता है किसी चीज को आसानी से जाने देना या फिर किसी चीज पे से बंदिश हटा देना, राइट? किसी चीज पर से रिस्ट्रिक्शन निकाल देना इज लिबरलाइजेशन। तो
पोस्ट इंडिपेंडेंस, प्री इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के पहले देयर वर अ लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस कि हम कौन से कंट्रीज से गुड्स मंगा सकते हैं, कौन से कंट्रीज में गुड्स बेच सकते हैं, ठीक है, और कितनी क्वांटिटीज मंगा सकते हैं, कितनी क्वांटिटीज बेच सकते हैं, ये सारे रिस्ट्रिक्शंस, अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस होते थे। बट 1991 में जब लिबरलाइजेशन वाली पॉलिसी आई, तो वो लोग का जो प्रोसीजर था वो था एलिमिनेटिंग द अननेसेसरी कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस। तो जिन रिस्ट्रिक्शंस की ज़रूरत नहीं थी, जो रिस्ट्रिक्शंस अननेसेसरीली हम डाल रहे थे, जैसे कि अगर हम ये सामान इंपोर्ट नहीं करवा सकते या ये सामान एक्सपोर्ट नहीं करवा सकते बाहर, तो ये सारी चीज़ें जो रिस्ट्रिक्शंस है वो हमने बैरियर हटा दी 1991 में। और इसकी वजह से क्या हो गया, जो इंडिया के लोग थे जिनको बिजनेस करना था, वो बाहर की कंट्रीज में बड़े आसानी से अपने गुड्स पहुंचा सकते थे, और बाहर की कंट्रीज जिनको इंडिया में भेजना था गुड्स, वो बड़ी आसानी से अपने गुड्स इंडिया में भेज सकते थे। रिस्ट्रिक्शंस का हटा देना मतलब ये नहीं है कि सिक्योरिटी या फिर ज़्यादा पूछताछ नहीं है। द प्रोसीजर वॉज सेम, बट जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो हटा दिए गए थे, ठीक है। द नेक्स्ट वन वाज प्राइवेटाइजेशन। तो हमने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा था कि दो टाइप के सेक्टर्स होते हैं, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर्स है जहाँ पे गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, उनके हर डिसीजन में, उनका हर डिसीजन मेकिंग इज डन बाय द गवर्नमेंट, राइट। प्राइवेट सेक्टर वो सेक्टर है जहाँ पे इंडिविजुअल लाइक यू एंड मी हैव इन्वेस्टेड अ हेल लॉट ऑफ कैपिटल इन दैट, और उन्होंने अपना बिजनेस खड़ा किया है। तो प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ है पता है, कई सारे ऐसे पब्लिक सेक्टर्स हैं जिसमें से गवर्नमेंट ने, जिसके सिर पे से गवर्नमेंट ने अपना हाथ उठा लिया है और उसे प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट कर दिया गया है। So privatization refers to reduce the involvement of the state or the public sector by involving the private sector in economic activities. Privatization is an effective tool for restructuring and reforming. ये दो बहुत important चीज़ है, restructuring and reforming the public sector running without significant aim and mission. तो एक नॉर्मल सा आइडियोलॉजी है कि गवर्नमेंट जो पब्लिक सेक्टर है इनका कोई मेन एम नहीं होता है, बस एक एक दिन निकल रहा है, लोगों को सर्विस दे रहे हो, पैसे आ रहे हैं, दैट्स इनफ। दे डोंट हैव एनी पर्टिकुलर एम और मिशन और गोल इन लाइफ, ठीक है। तो जैसे ही ये पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर होते हैं, सबसे पहला काम होता है उनका जो सारा ढांचा है उसे रीस्ट्रक्चर करो, फॉर्मेशन है उसे रीफॉर्म करो, उसे वापस बनाओ। हर चीज़ नए तरीके से, प्राइवेट सेक्टर में हर चीज़ नए तरीके से, नए नज़रिए से होनी चाहिए। एक एम बनाओ जो हमको अचीव करना है, एक मिशन बनाओ जो हमको अचीव करना है। एज अ प्राइवेट सेक्टर इज परसीव्ड टू बी फंडामेंटली मोर सेल्फ मोटिवेटेड एंड रिलायबल फॉर सुपीरियर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। The last one was globalization. Globalization मतलब integration of economies and the society across the country flows of information. This मतलब एक समझ लो इंडिया है, ठीक है, इंडिया के एक बॉर्डर बना दिया गया था प्री इंडिपेंडेंस में। इंडिपेंडेंस के पहले इंडिया के आसपास एक बॉर्डर बना दिया गया था, जिसकी वजह से हम किसी दूसरी कंट्री से ट्रेड नहीं कर सकते थे, ठीक है। किसी दूसरी कंट्री से ट्रेड करने का मतलब है यू हैव टू गो थ्रू अ हेल लॉट ऑफ प्रोसीजर्स। बहुत सारे प्रोसीजर्स आपको फॉलो करने पड़ते थे, बहुत सारे लोगों से परमिशन लेने पड़ते थे, और बहुत ही टीडियस प्रोसीजर होता था, इसीलिए लोग सोचते थे कि डील नहीं करते। पर जब ग्लोबलाइजेशन आया ना, तो वो बाउंड्रीज को हटा दिया। Now it is very simple. It is very simple to export goods from India to USA or other countries. As simple as you are selling this from one state to another. जैसे आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स बेच रहे हो, उतना ही आसान कर दिया इस प्रोसीजर को कि आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में गुड्स बेच सको, ठीक है। सो इन तीन चीज़ों की वजह से एक नया फेज देखने मिला, ये एक नया इकोनॉमिक पॉलिसी था जो हमने 1991 में पढ़ा था, और इसकी वजह से हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की वजह से आज अगर आप देखोगे तो कई सारी चीज़ें हम बाहर से इंपोर्ट करवाते हैं, मंगाते हैं, और अपनी कंट्रीज़ के कई सारी चीज़ें बाहर एक्सपोर्ट होती हैं दूसरी कंट्रीज़ में, जिसकी वजह से हमें फॉरेन करेंसी मिलती है। अब इन चीज़ों का इम्पैक्ट क्या हुआ है अपने बिजनेस या इंडस्ट्री पे? सबसे पहला है कि कंपटीशन बढ़ गया है। तो पहले हम सिर्फ इंडियंस ही आपस में खेलते थे, हम सिर्फ इंडियंस ही आपस में शॉप्स खोल रहे, बिजनेस कर रहे हैं, एंड वी आर फाइटिंग विद ईच अदर। पर अब
फॉरेन कंट्रीज के भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होने लग गए हैं. देयर आर मैकडोनल्ड्स, अदर बाहर की कंपनीज जो यहाँ पे आगे सेटअप हो गई है, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन इन दिस, राइट. सेकंड इज मोर डिमांडिंग कस्टमर्स. अब कस्टमर के पास चॉइसेस आ गए. पहले अगर हम देखा जाए तो पहले हमारे यहाँ पे सिर्फ खादी वाला कपड़ा चलता था, बट नाउ वी हैव डिफरेंट क्लोथ्स. नायलॉन है, कॉटन है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से क्लोथ्स आते हैं, राइट. तो अब कस्टमर्स के पास डिमांड करने का चॉइस है. दे कैन आस्क फॉर व्हाट दे वांट. उनको जो चाहिए वो मांग सकते हैं, राइट. द थर्ड वन इज रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. क्योंकि बाहर की कंट्रीज यहाँ पे इन्वेस्ट करिए, देर इज लॉट ऑफ रिसर्च गोइंग ऑन, देर इज लॉट ऑफ अपडेशन इन द टेक्नोलॉजी गोइंग ऑन विद द आउटसाइड कंट्रीज. बाहर की कंट्रीज रिसर्च कर रही हैं, टेक्नोलॉजी में अपडेशन ला रही है, और वो अपडेशन हमारे यहाँ पे भी आ सकता है ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन. द फोर्थ वन इज नीड फॉर डेवलपिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज. तो अब लोगों को ट्रेन करने की जरूरत आ पड़ी है, क्योंकि पहले हम आउटडेटेड टेक्नोलॉजी पे काम करते थे, लोग पुराने तरीके से काम कर लेते थे. पर अब वो ज़रूरत है कि लोगों को ट्रेन किया जाए अकॉर्डिंग टू द न्यू टेक्नोलॉजी दैट वी आर हैविंग. फिफ्थ वन इज मार्केट हैज़ बिकम कस्टमर ओरिएंटेड. मतलब पहले जब प्री इंडिपेंडेंस मार्केट सप्लायर ओरिएंटेड था. सप्लायर के पास कुछ सिलेक्टेड आइटम्स होती थी और वही वो बेचता था, ठीक है. कस्टमर्स के पास चॉइस नहीं होता था और उनको वो खरीदना पड़ता था. पर आज के डेट में द मार्केट हैज़ बिकम अ कस्टमर ओरिएंटेड मार्केट. मतलब कस्टमर को जो चाहिए उस हिसाब से चीज़ें प्रोड्यूस होती है और सप्लायर बेचेगा. सो एवरीथिंग इज लाइक कस्टमर इज नाउ ट्रीटेड एज अ किंग ऑफ मार्केट, कि जिसका सेटिस्फैक्शन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बिजनेस सर्वाइवल, राइट. सो दिस इज हाउ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज हैव you know made an impact on the business and industry, and now we can see that it is very compatible, very easy to transact with other countries. लोगों से सामान मंगा लेना, import करवा लेना, बाहर export करवा लेना, ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से की जा सकती है due to the new economic policies. So guys, this is the end of the revision lecture of chapter 7, that is बिजनेस एनवायरनमेंट, राइट. तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्यों पढ़ना ज़रूरी है, क्यों बिजनेस के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में पता चल गई है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग दैट इज देयर. दिस रिविजन लेक्चर इज ओनली हेल्पफुल इफ यू हैव स्टडीड दिस चैप्टर बाय योर सेल्फ 2 to 3 times. आपने चाहे जिस भी प्रोफेसर से पढ़ा होगा या फिर मेरे लेक्चर्स देखे होंगे, ठीक है. तो you have studied this chapter 2 or 3 times, only then you will be comfortable with this revision lecture. या फिर आपने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है तो आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि चैप्टर के अंदर है क्या. But for writing the exam, ultimately you have to study the chapter, and then only you can write the answers that are in brief and not in one sentence like this. Thank you. Happy learning.